हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे लास्ट मॉडल पेपर 9 का सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225 कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। 220 फॉर्म को अपने प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके बाद इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पूछा गया है। देखो, सबसे पहले तो आपको 225 की प्राइम फैक्टर करने आने चाहिए। कैसे करोगे? 225 इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3। अब बचा 75, फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 से, फिर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। देखो 3 3 जा 9, 9 को 5 से किया 45, 45 5 जा 225। तो 225 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे? 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट देखो, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स अपने पास ए और बी, उनका एचसीएफ अपने को 27 गिवन है और एलसीएम भी गिवन है 162। उनमें से अगर एक नंबर 54 है तो दूसरा नंबर बताना है। दो नंबर है, उनमें से एक नंबर 54 है, दूसरा नंबर बताना है। अपने पास उनका एचसीएफ भी पता है, अपने को एलसीएम भी पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 162 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 27 अपॉन में ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि एक नंबर तो अपने पास है 54 और दूसरा नंबर अपने को बताना है। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो 54 को अपने इधर लेके आ जाएंगे। जब ये कटिंग की, ये 3 पे कटिंग हो गया, 27 3 जा 81, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 81। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा। ऑप्शन नंबर ए ही है इसका भी। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, ये अपने को पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फंक्शन कौन सा है? x का। ये तो अपने x से देखेंगे। इज शोन इन द फिगर, ये ग्राफ अपने को गिवन है, पोलिनोमियल फंक्शन x का है। तो ये जो ग्राफ है ना, तो अपने x के रिस्पेक्ट में देखेंगे कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा। तो अपने को ये बताना है बी ए बी सी इनकी वैल्यू कितनी है। क्या a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है। तो अपने को ये बताना है भी जी से ए और बी, ए बी और सी तीनों की वैल्यू कैसी है। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ यही बताना है बी ए बी और सी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू बताने के लिए अपने ये देखेंगे, ये जो पैराबोला है ये ऊपर को ओपन हो रहा है या नीचे को ओपन हो रहा है। अगर ऊपर को ओपन हो रहा है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर नीचे को ओपन होता है तो ए की वैल्यू कहती है नेगेटिव होती है। तब ये ऊपर को ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ए ग्रेटर देन क्या होता है? 0 होता है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ए की वैल्यू अपने पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो ए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लिख लो ए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरा, बी की वैल्यू चेक करने के लिए ये जो ग्राफ है अपने पास है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये देखेंगे, ये वाली लाइन को तरफ ध्यान देना। एक्स से नीचे जो है ना ग्राफ अपने पास पैराबोला है, ये इस पैराबोला पे ध्यान देना। क्या एक्स से नीचे आ रहा है या एक्स से ऊपर जा रहा है? अगर ये एक्स से ऊपर जाएगा, इस प्रकार से मान लो होता, एक्स से ऊपर जाता तो बी की वैल्यू अपने पास पॉजिटिव होती, लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे है तो बी की वैल्यू क्या? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू लेस देन 0। ध्यान से समझना एक बार और। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने पैराबोला का मुंह देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ है, अगर यू बन रहा है तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर एन बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव। दूसरा, बी की वैल्यू देखने के लिए अपने ये देखेंगे, ये जो पैराबोला है क्या एक्स एक्सिस से नीचे है या एक्स एक्सिस से ऊपर है। अगर नीचे है तो नेगेटिव वैल्यू, अगर इस प्रकार से ऊपर होता तो पॉजिटिव वैल्यू होती। अगर नीचे है तो लेस देन क्या होगा? 0। और तीसरा, सी की वैल्यू चेक करने के लिए ये पैराबोला जो वाई एक्सिस को काट रहा है, ये पैराबोला वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है, और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, तो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? लेस देन 0 हो जाएगी। अगर ये पैराबोला इस एक्सिस को यहाँ पे काटता, ये वाला पैराबोला इस एक्सिस को इस जगह पे काटता, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती? पॉजिटिव हो जाती, और सी की वैल्यू क्या पॉजिटिव होती। लेकिन इस पैराबोला को वाई एक्सिस को 0 से नीचे काटा है, तो 0 से नीचे काटने का मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो सी भी क्या होगा? लेस देन 0। तो ये देख लो तीनों ऑप्शन किसके अंदर है। ए ग्रेटर देन 0 ये रहा, बी लेस देन 0 ये रहा, सी लेस देन 0 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0
2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, नो सोल्यूशन। के की किस वैल्यू, यानी कि ये जो के गिवन है ना, के के ऊपर क्या वैल्यू रखें ताकि इनके नो सोल्यूशन से निकले। तो कैसे लिखेंगे अपने, देखो अपने को पता है भी ए की वैल्यू जब नो सोल्यूशन कब होते हैं, अपने पास तीन केस होते हैं, क्या कौन कौन से, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू 0 है तो अपने इसको आगे चेक नहीं करते, इसका क्या होता है, एक ही सोल्यूशन निकलता है, एक सोल्यूशन निकलेगा इसका क्या होता है, एक सोल्यूशन निकलता है और इंटरसेक्टिंग ये लाइंस होती है। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जब होता है ये, तो आप इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। ये दोनों ये लाइनें क्या होती है, आपस में पैरेलल लाइंस होती है, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 चाहिए अपने को, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन कौन सी होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसी कंडीशंस होती है अपने पास तो क्या होता है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होती हैं, क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ये कोइंसिडेंस लाइंस होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है ये। तो अपने को कंडीशन नो सॉल्यूशन होनी चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अब इसके अंदर a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कौन सी वैल्यू है, अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर x की वैल्यू a1, ये b1 और ये c1, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये x2 हो गया, नहीं a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। अब अपने वैल्यू रखेंगे, पहले लिखेंगे x की वैल्यू क्या है 1 और इधर x की वैल्यू क्या है 2, तो आ गया 1 अपॉन 2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर इधर 2 है तो यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और तीसरा भी अपने चेक करते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या c की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो c1 की वैल्यू कितनी है -4 और c2 की वैल्यू कितनी है -3। देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों अपने को इक्वल चाहिए, तो इक्वल चाहिए अपने पास y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखना मैं भूल गया, क्वेश्चन नंबर 6 लिखते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आगे कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 10 m-2 इज एन एपी। एपी के अंदर m की क्या वैल्यू रखें ताकि एक एपी बन जाए। ये तीन टर्म्स है, इस तीन टर्म्स के अंदर अपने m की किस वैल्यू को रखेंगे ताकि एक एपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कैसे करेंगे, देखो अगर अपने को एपी बनानी है ना, तो एपी बनाने के लिए अपने करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। मीन्स अगर इस टर्म में से ये माइनस करेंगे और उसके बाद इस टर्म में से ये माइनस करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो अपने पास ये एपी बन जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। देखो a2 कितने 10 माइनस m इज इक्वल टू m2 माइनस 10। देखो a2 की वैल्यू 10, a1 की वैल्यू m, उसके बाद a3 की वैल्यू m माइनस 2 और a2 की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। इसको अपन इक्वल करेंगे, अब सोल्व कर लेंगे। 10 माइनस m इज इक्वल टू m माइनस 12, तो ये आ गया 10 प्लस 12 इज इक्वल टू m प्लस m। ये मैं क्या किया, मैंने इसको इधर लेके आया, पॉजिटिव हो गया, m को इधर लेके चला गया, ये क्या गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब देखो 22 इज इक्वल टू 2m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है इसमें, तो इसमें लिख लेना m की वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगी। अगर आपने वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करके देख लो। अगर मैं m की जगह पे 11 लिख रहा हूं तो ये बन गया 11, ये हो गया 10, ये 11 में से 2 माइनस करूंगा कितना होगा 9, तो 11 10 9 लगातार जारी है ना, तो इसका मतलब एपी सही है अपनी। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेना m इज इक्वल टू 11। ये फाइनल आंसर है, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, सही कर लेना ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये अपने को गिवन फिगर गिवन है, इसमें ये बोला गया भाई डी पैरेलल है बीसी के, ये लाइन इसके पैरेलल है, एडी 4 सेंटीमीटर है, डीबी 6 सेंटीमीटर है, एई 5 सेंटीमीटर है, तो अपने को इसी की वैल्यू बतानी है। तो बीपीटी से करेंगे अपने, बीपीटी में अंदर क्या आता है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो तो बीपीटी थ्योरम लगा देते हैं, उसमें क्या आता है भी एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल आ जाता है एई अपॉन ईसी के। तो एडी की वैल्यू है 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 ईसी इज इक्वल टू 30 आ गया, तो ईसी की वैल्यू कितनी आ गई 30/4, कटिंग करने पे आ गया 7.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.5। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।
तो 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं अगले 6 क्वेश्चंस। अगले 6 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 10, 11, 12। 5 पीछे अपना रह गया था, वो कर रहे हैं अपने। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म 4 है और इसका कॉमन डिफरेंस अपने को गिवन है 3, तो एपी क्या होगी? फर्स्ट टर्म ए है, ए कितना है 4 से देख लो, सिर्फ ए की एपी स्टार्ट हो रही है, एपी कौन सी है? बी वाली। अब आगे ये भी चेक करेंगे कि ऐसे कॉमन डिफरेंस 3 है या नहीं है। तो देखो 4 से स्टार्ट होगी, 4 3 7 7 3 10 10 और 3 13, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। और कोई भी ऐसी एपी नहीं है जो 4 से स्टार्ट होती हो, तो ऑप्शन यही आएगा। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4 1 फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इसकी डिस्टेंस पूछी गई है, तो सीधा एक्स की वैल्यू लिख देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछते तो आप वाई की वैल्यू लिख देते, वाई की वैल्यू कितनी है? 1। अब अपने से वाई से पूछा गया है तो एक्स की वैल्यू लिख दो। अपने को ये गिवन फिगर है, तो इसमें को ये बताना 10c की वैल्यू कितनी होगी। 10c मींस ये वाला। अब वही पंडित बद्री प्रसाद लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10c की वैल्यू पूछी गई है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो रही है बेस, तो आंसर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 3/4। कौन सा ऑप्शन है? देख लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ फ्रॉम ए टावर 29.5 मीटर हाई 30 डिग्री। ये बोला गया भी एक टावर है 29.5 मीटर हाई, यहां से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है ये वाला एंगल अर्थ के किसी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट मैंने सी मान लिया, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। देन हाउ फार द पॉइंट फ्रॉम द टावर, तो अपन को ये बताना है भी ये जो पॉइंट जो आपने माना था सी, ये टावर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है और ये देखो जेड बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस की डिस्टेंस अपने पूछी गई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के इक्वल होता है, तो ये लिखेंगे 29.5 अपॉन बीसी को एक्स मान लो आप, इज इक्वल टू 10 कितने डिग्री है? 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 29.5√3। ये मीटर के अंदर है तो मीटर लिख देना। देख लो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये 4 ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई लगा देना। ई का क्या आ जाएगा? 29.5√3 मीटर। ठीक है, ये आंसर अपना सही हो जाएगा। उसके बाद देख लो, द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, उसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट का मतलब एक ही लाइन के ऊपर अपने पास 3 पॉइंट हैं। ये लाइन है मेरे पास, और मान लो ये एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन के ऊपर मेरे पास 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए कितने सर्कल बन सकते हैं? तो ऐसा कोई भी सर्कल नहीं बनेगा जिसके अंदर तीनों पॉइंट टच हो जाए। तो आप बना के देख लो, या तो सर्कल बनेगा इन 2 पॉइंट पे टच होकर, या इन दोनों पॉइंट्स को टच होकर बनेगा, या इनको टच होकर बनेगा। लेकिन तीनों पॉइंट्स को टच होकर कभी भी कोई सर्कल नहीं बनेगा जब वो कोलिनियर दे रखी हो। अगर मान लो पॉइंट्स इस प्रकार से दे रखे हो 3, तो इन तीनों को पास होकर एक सर्कल बन सकता है, लेकिन इन्होंने कोलिनियर बोला है तो कोलिनियर से कोई सर्कल नहीं बनेगा, तो ऑप्शन आ जाएगा C0। उसके बाद इफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस ABCD टच ए सर्कल, देन भी सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर मैंने एक रोम्बस बना दिया ABCD, चारों साइड इस सर्कल को टच करती हुई जा रही है, तो अपने को यह बताना है भी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो आप इसी के ध्यान देना भी जो रोम्बस होता है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, मींस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, किसी भी रोम्बस की देख लेना। अब इसके अंदर ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। ये बोला गया भी एक रोम्बस है, सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। आप ये देख लो भी ये चारों साइडें कहां पे इक्वल आ रही है, इन चारों साइडों के नाम ही नहीं है इस ऑप्शन के अंदर, सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है। देखो AB BC CD और DA 4 होने चाहिए, यहाँ पे देखो AB नहीं है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। अब उसके बाद AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया और D आ गया, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। लेकिन बाकी भी आप वेरीफाई कर लो, देखो AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, DA तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गया। इसके अंदर देखो AB नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? कट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर कौन सा? B। इस सर्कल से रोम्बस से कोई लेने देना नहीं है, अपने को ये पता है भी रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती है, तो चारों साइड इक्वल मींस ये चारों साइडों के नाम कम से कम होने चाहिए, तो चारों साइडों के नाम इसी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B। इस प्रकार से ये 6 क्वेश्चन ये भी कर दिए, नोट कर लो, फिर अपने आगे करेंगे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/12 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल।
क्या बोला कि अभी अपने पास एक सर्कल है, इसके 1/12 पार्ट करने अपने को, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 9 10, एक और कर दो 11। चलो इसके 12 पार्ट अपने को करने हैं। तो ये बताना भी जो एक एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एंगल कितने डिग्री का बनेगा ये बताना है। ये अपने को ये पता है भी 360 डिग्री, अगर पूरा सर्कल है तो उसका एंगल कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। जब अपन इसका 12 पार्ट कर देंगे तो कितने डिग्री का एंगल बचेगा, 1/12। तो ये कटिंग करने पे कितना का 30 डिग्री। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, बी है। उसके बाद देखो द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स है, 2 सिलेंडर है, उनका वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल, और उनकी जो रेशियो है उनके हाइट का वो 1:3 दे रखा है। तो अपने को ये बताना है भी उनकी रेडियाई का रेशियो कितना होगा, जो उनकी रेडियस है ना, रेडियस का रेशियो कितना होगा। तो देखो अपने को गिवन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इन्हें 1 1 मान लो, अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 2 मान लो, इज इक्वल टू 1:3, नहीं 1:1, इक्वल गिवन है ना, 1:1। और हाइट अपने को गिवन है 1:3 के अंदर, मीन्स अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट हो जाएगी 3, ये अपने को गिवन है। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ गया आर स्क्वायर 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 2, 3 आर स्क्वायर 2। देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू सेम ही रहेगी मेरे पास, और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3 आर स्क्वायर 2। अब मेरे को आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर 2 चाहिए, आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3:1। तो ये देखो स्क्वायर के अंदर, जब स्क्वायर अपने हटाएंगे तो ये दोनों वैल्यू किसके अंदर हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल करने पे स्क्वायर रूट लग गया, तो आंसर कितना आ गया √3:1। क्यों, क्योंकि अगर 1 का रूट करेंगे वो 1 ही होता है, तो √3:1। कौन सा ऑप्शन है, देख लो ऑप्शन नंबर डी है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक कौन है जो रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, देन द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं अपने, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भी, इस प्रकार से अपने को गिवन है, ये कौन है, ये एक कॉन गिवन है, इसकी अपने को हाइट गिवन है कितनी 8 और रेडियस गिवन है 6। तो अपने को ये स्लैंट हाइट बतानी है। ये वही पाइथागोरस वाला फॉर्मूला बन जाता है। पाइथागोरस वाला फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस स्लैंट हाइट के इक्वल है, परपेंडिकुलर हाइट के इक्वल है रेडियस, यानी कि जो अपने पास रेडियस है वो किसके बेस के इक्वल होगी। तो सेम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला होता है। तो ये h की वैल्यू कितनी है 8 की स्क्वायर होगी 64, और r की वैल्यू कितनी है 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36। तो ये आ गया 100 l स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो l की वैल्यू कितनी आएगी 10, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगी, तो l की वैल्यू कितनी आएगी 10 आ गई। देख लो कौन सा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसका मोड बताना है। मोड का मतलब किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 4 4 4 4 3 बार आ रहा है, और ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 3 टाइम्स आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कैसे है। देखो इफ एक्स आई आर, ये अपने को कोई लेने देना नहीं, अपने को सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ये कुछ भी लिखा हुआ है आपको इससे कोई लेने देना नहीं है, पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इफ एक्स आई आर द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल इन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ आई आर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड मीन, देन इसकी वैल्यू बतानी। इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो तो अपने को गिवन क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस, ये अपने को गिवन है, मीन गिवन है, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा मीन, क्या बन गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा मीन बन गया। अब एक चीज ध्यान देना, जो ये सिग्मा मीन होता है ना, सिग्मा मीन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं उधर साइड में, जो सिग्मा मीन होता है इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, मीन मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा मीन ये इसके इक्वल होता है, ये चीज ध्यान रख लेना आप। सिग्मा मीन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मीन मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई, इसके इक्वल होती है। अब इसके बेस पे अपने इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको अपने ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये मीन है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला होता है अपने पास।
तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, मीन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब जब मैं इसको अगर इधर लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन सिग्मा एफ आई, और इधर क्या बचा मेरे पास, जीरो बच गया। जब मैं इस वैल्यू को इधर लेके गया तो ये माइनस का हो गया, और इधर क्या बचा, जीरो। अब मेरे पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन सिग्मा एफ आई। तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूं सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन सिग्मा एफ आई। मीन सिग्मा एफ आई को क्या लिख सकता हूं, मीन, यानी कि सिग्मा मीन लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन दे देना, क्या रीजन दोगे, मीन, यानी क्या, मीन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू सिग्मा मीन आ जाएगा, ये रीजन दे देना। तो ये वैल्यू देखो, अब इसके इक्वल क्या बचा, जीरो। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई क्या, नहीं आ गई। अपने को इसी को प्रूव करना था, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं क्या चीज है। देखो ये क्वेश्चन था, पहले मैंने इसको ओपन करके लिख लिया, इस प्रकार से ओपन हो गया। सिग्मा किससे भी मल्टीप्लाई होगी और सिग्मा किससे भी मल्टीप्लाई होगी। अब इस वैल्यू पे कंसंट्रेशन करना, ये वैल्यू, इस वैल्यू को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये अपनी बुक के अंदर गिवन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, ये देख लेना आप। उसके बाद अब ये जो था मेरे पास, इसको मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लिया। क्यों, क्योंकि मीन का साइन होता है, और मीन का फॉर्मूला कितना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। जब मैंने इसको ओपन किया, अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या बन गया, मीन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब मैं क्या किया, इस वैल्यू को जब मैं राइट साइड में लेके गया तो यहाँ पे मेरे पास जीरो बच गया, और ये जब राइट साइड में लेके गया तो माइनस का हो गया। उसके बाद ये वैल्यू मैंने सेम लिख ली, और इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, सिग्मा मीन लिख लिया। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू मैंने अभी भी आपको बताई थी, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, सिग्मा मीन के इक्वल होती है। अब ये चीज अपने को यहाँ पे प्रूव करनी थी। देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम आ गई, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को अपने एक बार फेंकते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो डाइस के अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3 और 5, ये 3 नंबर क्या होते हैं, भी प्राइम नंबर होते हैं। कुछ बच्चे 1 को भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ना तो वो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, इसलिए 2, 3 और 5 तीन ही प्राइम नंबर होते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं 6, और फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, 3, 1, 2, 3, ये तीनों हो गए ना। इसको कटिंग करने पे आंसर कितना आ गया, 1/2। देख लो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। तो नोट कर लो, अपने एमसीक्यू सारे के सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपने फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल 6 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स वाले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन बोथ रूट्स आर। ये बोला गया कि अपने पास डिस्क्रिमिनेंट है ना, उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसके जो दोनों रूट्स निकलेंगे वो रूट्स कैसे होंगे, वो रूट्स होंगे इमेजिनरी। कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। देखो इसकी 3 कंडीशंस होती है अपने पास, कौन कौन सी। एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0, ये साइन अगर इस प्रकार से हो तो 2 रियल रूट्स निकलेंगे, वो भी दोनों अलग अलग निकलेंगे, तो लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, अगर इस प्रकार से आती है, तो इसका मतलब होता है 2 रियल रूट्स निकलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अब अपने पास कंडीशन कैसी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा, इसका आंसर आ जाएगा इमेजिनरी रूट्स। तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक टर्म्स इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अपने को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, इसके अंदर जो ब्लैंक्स है ये, इसको फिल करना है अपने। कैसे फिल करेंगे, ये देखो ये A1 है, ये A4 है, 2, 3, 4। अब A4 को अपने क्या लिखते हैं, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। सबसे पहले अपने D निकाल लेंगे, D निकालने के बाद इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे। A4 की वैल्यू कहते हैं A प्लस 3D मीन्स 9/1/2, 9/1/2 कितना हो गया, 9.5 हो गया, इज इक्वल टू A की वैल्यू है 5 प्लस 3D, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 9.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। तो 4.5 की वैल्यू आ गई 3D, और D की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 आ गई। जब आप इसको इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा, D इज इक्वल टू 1.5 आ गया। अब अपने को फाइंड क्या करना है, A2 और A3। A2 क्या आता है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A2 की वैल्यू कहती है A प्लस D, और A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो A2 की वैल्यू निकालेंगे A प्लस D, A कितना है 5 और D कितना है 1.5, तो ये आ गया 6.5। यहाँ पे 6.5 को आप ये भी लिख सकते हो 6 1/2 और 6.5 भी ले सकते हो।
उसके बाद ए थ्री क्या होता है, a प्लस टू डी, ए की वैल्यू कितनी है 5 और 2 डी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 8, तो ये वैल्यू कहां पे आ गई 8 आ गई है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे 6 1/2 और 8। नेक्स्ट देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan के 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू कितनी होगी, तो यहीं पे कर देता हूं मैं 2 tan 30 डिग्री 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan के 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो ये 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2/√3 2/√3 और नीचे क्या बन गया 1 माइनस 1/3, ये आ गया 1 और 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे 3 आ गया। तो आगे क्या बन गया देखो 2/√3 और नीचे आ गया 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस किया 2/3। अब 4 नंबर है, 4 नंबर क्या हो जाएंगे जब इनको रेसिप्रोकल करके अपने ऊपर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, ये दो नंबर सेम आ जाएंगे। जब इन दोनों नंबर्स को ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई के अंदर तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इससे ये कट गया, तो क्या बचा अपने पास √3 3/√3 बच गया, क्या बच गया 3/√3, और जब इसकी कटिंग करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया √3, क्यों, क्योंकि जो 3 है 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3, 3 को क्या लिखा जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 और एक √3 से एक √3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा √3। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया √3। और उसके बाद नेक्स्ट देखो द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड ऑन ए साइड ऑफ स्क्वायर इज, डायग्राम बना के समझाता हूं मैं आपको। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या किया, ये साइड मेरे पास ए है, साइड ए लेकर मैंने इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, एक मैंने इस प्रकार से क्या किया इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। उसके बाद द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल ऑफ द सेम स्क्वायर, उसके बाद क्या किया भी ये स्क्वायर मेरे पास था, ये वाला ये सेम स्क्वायर मेरे पास था, इसका मैंने डायगोनल निकाला, ये डायगोनल आ गया, और डायगोनल निकालने के बाद एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। तब ये बताना है भी ये वाला एरिया इस एरिया का कैसा होगा, क्या सेम होगा, हाफ होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका जब अपने एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो इसका तो सेम ही एरिया बन जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड अपने पास क्या ए है, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, इसे 1 नंबर ट्रायंगल मान लो और इसे 2 नंबर ट्रायंगल मान लो, इस 1 नंबर ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर आ गया। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर क्या होता है साइड होती है, और साइड अपने पास क्या गिवन है, ए ही गिवन है। अब जब इसका एरिया निकालना है तो अपने को ये साइड पता होनी चाहिए, और ये साइड कैसे निकालेंगे, ये देखो ये अपने पास स्क्वायर था और ये स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a√2, क्या होता है a√2 होता है। तो साइड ए थी तो डायगोनल कितना आ गया, a√2 आ गया। अब इसका एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो फॉर्मूला यही अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा √3/4 और ए की जगह पे क्या लिख देंगे a√2, ए की जगह पे क्या लिख दिया a√2, इसका एरिया जो निकालेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो √3 का √3 आ गया बाय 4, और ये हो गया मल्टीप्लाई में 2a स्क्वायर, क्या बन गया 2a स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, इस 2 नंबर ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब अपने को यह बताना है भी ये एरिया इससे कैसे रिलेट करता है, तो कैसे रिलेट करेंगे, देखो इसको ऊपर लिख देंगे, इसे नीचे लिख देंगे, इसे ऊपर लिखे इसे नीचे लिखे अपने कंपेयर कर देंगे। जैसे √3/4 ए स्क्वायर ऊपर था, इसे लिख देंगे √3/4 2a स्क्वायर। अब √3/4 से √3/2 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ऊपर वाले का एरिया 1 और नीचे वाले का 2, तो ये एरिया इसका कैसा बन गया, हाफ बन गया, 1/2 कहता है हाफ। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल से कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना हाफ। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो
द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी इज ऑलवेज डैश ओपी। ठीक है, क्या बोला गया अभी, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉन कर दी है वाली टेंजेंट, ये पॉइंट है मेरे पास पी, ये है मेरे पास ओ, सेंटर हुआ है, इस प्रकार से डायग्राम बन गया अपना। अब ये बोला गया अभी ये जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट, इसे मान लो मैंने क्यों नाम दे लिया, पी क्यू टेंजेंट ओपी टेंजेंट से कैसी होगी। अब अपने को पता है भी ये क्या होता है, राइट एंगल होता है, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेनिस। अब ये दोनों साइडें हाइपोटेनिस से बड़ी होती है छोटी होती है, ये हमेशा लेस होती है। तो यही पूछा गया है कि जो पी क्यू टेंजेंट है वो ओपी जो साइड है ओपी से कैसी होगी, वो लेस होगी। कैसी होगी, लेस लिख देना, लेसर लिख देना, एक ही बात है, यानी कि इस साइड से ये साइड हमेशा क्या होगी, टेंजेंट कम भी होती है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर ए मल्टीपल ऑफ 4, अपने पास 1 से लेकर 15 तक नंबर है, तो एक नंबर सिलेक्ट करना है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो ये देखो 1 से लेकर 15 तक 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, तो ये हो गया 4, 8 और 12, 3 ही मल्टीपल होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स के कौन से हो गए, 3 हो गए अपने पास। फॉर्मूला कहता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है ये वाले, और टोटल कितने हैं, 15। तो कटिंग करने पे आंसर क्या आ गया, 1/5। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, नोट कर लो आप इसे, फिर अपने आगे करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 12 पार्ट है, 1 मार्क्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो क्या बोला गया, अभी अपने पास ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का अपने को HCF 97 दे रखा है, तो LCM फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपने को पता है A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब A और B क्या चीज होते हैं, A और B दोनों नंबर्स होते हैं अपने पास जो गिवन होते हैं, ये LCM मल्टीप्लाई HCF के इक्वल होते हैं। अब A और B अपने को गिवन है 1261 मल्टीप्लाई 1067, और इनका LCM अपने को फाइंड करना है, और HCF अपने को गिवन है 97। तो LCM फाइंड करना, तो क्या करेंगे, 1261 मल्टीप्लाई 1067 को डिवाइड कर देंगे 97 से, तो अपने पास LCM आ जाएगा। जब 97 से डिवाइड किया तो ये 11 पे कट हो जाएगा, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 17831। ये किसके इक्वल आ गया, LCM, और LCM में अपने को फाइंड करना था, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 13871 इसका LCM आ गया। इस सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द नंबर, ये अपने को नंबर गिवन है और इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। कौन सा नंबर है, 7429। इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने के लिए पहले 17 से डिवाइड करेंगे अपने, 17 4 जा 68, तो क्या बच गया अपने पास, 17 4 जा 68, 6 2, 17 3 जा 51, 11 9, 17 7 जा 49। तो अब क्या करेंगे, अपने 19 से डिवाइड कर देंगे, 19 से डिवाइड करने पे 19 2 जा 38, 5 7, 19 3 जा 57। तो अब 23 से डिवाइड करेंगे तो आगे 1, तो 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आ गया, फाइनल आंसर ये अपना। नेक्स्ट देखो, इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये अपने को एक पोलिनोमियल फंक्शन की बना है, इसकी 0 3 है, तो अपने को क्या की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो 2x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। इसमें इसकी 0 कितनी गिवन है अपने को, 3, मींस x की वैल्यू 3 है, तो x की जगह पे अपने 3 पुट कर देंगे, तो 2 3² प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 3² कितना होगा, 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 21 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, -21। क्यों, क्योंकि इसको राइट साइड में जब लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अपने पास 2 इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन को अपने कंपेयर करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। और उसके बाद अपने को यह बताना है भी इसकी जो लाइंस आएगी वो लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन को अपने इस फॉर्म में कंपेयर करके ये बताना है भी जो लाइंस आएगी वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। पहले तो मैं आपको बता दूं भी अगर अपने पास ये सिचुएशन बनती है a1/a2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो अपने C1 अपॉन C2 को चेक ही नहीं करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती है। ये लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मींस इस प्रकार की लाइंस आ जाएगी, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर इस प्रकार की कंडीशंस आ जाती है तो ये पैरेलल लाइंस होती है, ये होती है पैरेलल लाइंस, और ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता, इस प्रकार की लाइंस होती है। और तीसरी कंडीशन कब होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन अपने पास आती है तो इसके जो लाइंस आएगी वो होगी कोइंसिडेंट लाइन, मींस को इंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, यानी कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही होती है, और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब अपने कंपेयर करेंगे, अब इसके अंदर A B C ये क्या चीज होती है? x की वैल्यू को अपने A बोलते हैं, y की वैल्यू को B बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को अपने C बोलते हैं, यानी कि A1 B1 और C1, ये हो जाएगा A2 B2 और C2। इनको कंपेयर करेंगे तो पहले A1 अपॉन A2 को कंपेयर करेंगे, A1 अपॉन A2 ये किसके इक्वल आ गया? 5/7, और फिर करेंगे B1 अपॉन B2 ये किसके इक्वल आ गया? -4/6। एक चीज ध्यान रखना, साइन अपने साथ में लेते हैं इनके, तो अब देखो क्या दोनों ये इक्वल लग रहे हैं क्या? तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू किसके? -4/6 के, तो मींस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू आ गया किसके? B1 अपॉन B2 के। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने C को चेक नहीं करते, तो लाइंस कैसी आ जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये क्या आ गया? इसका फाइनल आंसर आ गया। तो चारों क्वेश्चन हो गए, आप इसे नोट कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 18, 16, 14, ये अपने को AP गिवन है, इसकी कितनी टर्म्स ले ताकि इनका सम क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसकी कितनी टर्म्स ले ताकि इनका सम क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब देखो इसका सम 0 हो सकता है, क्यों? क्योंकि AP क्या भी नेगेटिव फॉर्म में जा रही है, कम होती जा रही है। अपने कुछ नंबर लेंगे, पहले 0 तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव टर्म्स आएगी, दोनों को मिला देंगे तो उनका सम क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन वो कितनी टर्म्स है ये अपने से पूछा गया है, कैसे करेंगे? देखो पहले AP लिख लो, AP अपने को क्या गिवन है? 18, 16, 14 डैश डैश डैश। इसके अंदर A देख लो, A कितना है? 18, और D कितना है? D इज इक्वल टू -2। -2 कैसे आए? देखो A2 - A1 होता है, D यही होता है ना, तो A2 की वैल्यू है 18 - 16 इज इक्वल, सॉरी 16 - 18, A2 - A1 होता है, A2 की वैल्यू कितनी है? 16 - 18 इज इक्वल टू कितना का? -2। अब Sn का फॉर्मूला लिख देंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सम 0 चाहिए, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 d। ये किसका फॉर्मूला? Sn का, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। Sn कितना गिवन है अपने को? 0। Sn कितना गिवन है? 0, क्योंकि 0 चाहिए ना अपने को, इज इक्वल टू n/2। नंबर ऑफ टर्म्स अपने को फाइंड करनी है, कितनी है? तो n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस n - 1, n अपने को पता नहीं, और d की वैल्यू -2, तो 0 इज इक्वल टू n/2, 18 टू 36, -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 पे ये 0 बन गया, तो 0 इज इक्वल टू n, ये 2 खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा अपने पास 36 और 2 38 -2n, तो 0 इज इक्वल टू 38 n - 2n स्क्वायर। देखो क्या आ गया? n को जब 38 से मल्टीप्लाई किया 38n, और n को जब -2n से मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर आ गया माइनस का। अब इसे इधर करते हैं, तो जब मैं इसे लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 38n। इसको जब मैं इधर लेके आया तो ये पॉजिटिव हो गया, 2n स्क्वायर होगा, तो इक्वल में क्या बचा? 38n। अब n स्क्वायर और इधर n, मींस इधर n मल्टीप्लाई n है और इधर क्या है? n, तो स्क्वायर से क्या कट गया? n कट गया, तो 2n की वैल्यू 38 आ गई, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 38/2,
कटिंग करने पे आ गई 19, तो n इज इक्वल टू 19। यानी कि अगर अपने 19 टर्म्स लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, इन सभी टर्म्स का सम जीरो हो जाएगा। इस एपी के अंदर अगर अपने 19 टर्म्स ले रहे हैं तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, जीरो। तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गई, 19 आ गई। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 34 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अपने क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वैसे तो डायरेक्टली देख लो, जब ओरिजिन से अपने डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना किसी भी चीज का, तो अपने क्या करेंगे, दोनों नंबर को स्क्वायर करके उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। मींस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर रूट करेंगे जब 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5। पर करने का तरीका क्या होगा वो देख लो। पॉइंट्स ऑन ओरिजिन इज इक्वल टू 0 0। ओरिजिन के ऊपर पॉइंट कौन से होते हैं, 0 0 होते हैं। क्यों, ओरिजिन क्या चीज होती है, देखो ये अपने पास ग्राफ है, ग्राफ का ये ओरिजिन, ओरिजिन पे ऊपर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। अब अपने से ये पूछा गया है भी ओरिजिन से x की वैल्यू कितनी है, 3, मान लो ये होगा 1 2 3, और y की वैल्यू कितनी है, 4, 1 2 3 4। अब इनको मीट करने पे ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया अपने से। तो देखो एक हिसाब से तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 की स्क्वायर 16 और 3 की स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का जब रूट करेंगे 5 आ जाएगा। लेकिन करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज होता है, लेंथ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसे स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं अपने होल स्क्वायर रूट। तो अपने पास ये मान लो नंबर लाइन थी अपने पास, ये लाइन थी अपने पास, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं, और इसमें पॉइंट अपने को गिवन है कौन कौन से, एक तो 3 4 और एक 0 0, ये x1 y1, ये x2 y2। अब x2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस x1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 4। तो कितना आ गया, -3 की स्क्वायर 9 प्लस -4 की स्क्वायर 16, वही आ गया, सेम ही आ गया, 25 रूट के अंदर आ गया, और आंसर कितना आ गया, 5। इसमें कोई सेंटीमीटर वगैरह गिवन नहीं है, तो आंसर आप सीधे लिख के आओगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो अपने को ये बताना है अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा क्या गिवन है, cos बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन कितने डिग्री पे 1/2 वैल्यू होती है, अपने को पता है भी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1/2 होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देना साइन इज इक्वल टू 1/2, और इधर cos कितने cos पे 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री पे होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आप इसे कैसे लिखोगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, मींस साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और इसे प्रॉपर वे के अंदर क्या कैसे लिखोगे, cos बीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब इस वैल्यू को नहीं लिखोगे, आप सीधे लिख दोगे भी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 होती है। अब साइन से साइन दोनों सेम हो गए, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अपने से पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अपने कर देंगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। आंसर आ गया इसका, ये क्या आ गया, फाइनल आंसर कितना, 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, द टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट का नाम क्या है, पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये अपने पास सर्कल आ गया, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट गिवन है अपने को, ये डायग्राम बनेगा इसका। सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट गिवन है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये O है, ये P है, और ये Q है। थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, यानी कि O से अपने Q पॉइंट के ऊपर आए, तो इसकी OQ की लेंथ है 13 सेंटीमीटर। तो अपने को बताना है भी ये जो टेंजेंट है OP टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। अब देखो, परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस कितना है 13 स्क्वायर माइनस OP कितना है 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 169 माइनस 25, तो ये आ गया 144, किसके इक्वल आ गया, PQ स्क्वायर के। तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 144
मीन्स 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर के अंदर था, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लो आप तीनों चारों क्वेश्चंस को, फिर अपने आगे करेंगे। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। डायग्राम बना के समझाता हूं मैं आपको। ये एक सर्कल है, ये इसकी आर्क है मान लो ए बी, और सेंटर के ऊपर ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और अपने को गिवन है इसकी जो आर्क की लेंथ है ना वो 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस बतानी है, रेडियस कितनी है, रेडियस बतानी है कितनी है। रेडियस कैसे बताएंगे देखो, तो रेडियस बताने के लिए अपने पास आर्क की लेंथ है ना, आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं अपने, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला था अपने पास लेंथ निकालने का। तो लेंथ ऑफ आर्क अपने को गिवन है 7 पाई इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर मल्टीप्लाई थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ये कटिंग करने पे 1 आ गया, ये 6 आ गया, पाई से पाई कैंसिल आउट होगी, ये आ गया 1 और ये कितना आ गया 3। तो 7 इज इक्वल टू, ऊपर तो सिर्फ आर बचा है और नीचे क्या बचा है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आर इज इक्वल टू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर द लेंथ हुज आर्क इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। क्या गिवन अपने को, फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, ये फाइंड करना है। इसकी लेंथ गिवन अपने को, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन अपने को 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जब अपने को लेंथ और अपने को रेडियस गिवन हो ना, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन हो, तो 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर, 1/2 एल मल्टीप्लाई आर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होती है और आर रेडियस होती है। तो 1/2 10 मल्टीप्लाई 6, ये कटिंग करने पे आ गया 3, तो इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना आ गया, एरिया सेक्टर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। 10 पॉजिटिव ऑड नंबर है, इसका अपने को अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब अपने पास फर्स्ट और लास्ट नंबर गिवन हो, तो पहले तो ये देख लो 10 पॉजिटिव ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स हो गए। पॉजिटिव का मतलब सभी नंबर अपने पास प्लस वाले होने चाहिए, माइनस का कोई नंबर नहीं चाहिए, और ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7 ये वाले नंबर होने चाहिए। तो इनका मीन फाइंड करने का, मीन इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस एल बाई 2। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कहता है ए प्लस एल बाई 2। ए होती है फर्स्ट टर्म और एल होती है लास्ट टर्म। तो 1 प्लस 19/2 तो कितना आ गया 20/2, कटिंग करने पे आ गया 10, तो मीन कितना आ गया अपने पास 10। ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 32 फैमिली गिवन अपने को, मींस फैमिली ये रही, ये फैमिली कितनी है 32 है, फ्रीक्वेंसी मींस 32 है। तो अपने को ये बताना है भी इसका, इस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर अपने पास मोड कितना होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, मोड को। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, मोड को। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 की, तो 6 के, तो मोड क्या हो जाएगा, हाँ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 को, तो मोड कितना हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 6। तो लिख देना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10। तो अब मोड कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर चारों के चारों क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गए, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, सेक्शन ए भी कंप्लीट। फिर भी अगर आपके बच्चों किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।